जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, सर ने बहुजन मूवमेंट की शुरुआत की थी। मैं इस मूवमेंट के बारे में सर ये कंटिन्यू इस पे रखेंगे। सर जैसा कि आपने बताया वो ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ और आपने देखा वो बहुजन मूवमेंट बढ़ा, तो वहाँ पर और आज में बसपा में क्या फ़र्क दिखता है? देखिए वो दो फर्क हुए हैं। एक तो ये है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने वो डिस्क्रिमिनेशन देखा था जो उस समाज के साथ होता है, वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या अनुसूचित जात के लोग हों। ये जो पीढ़ी है आज की, बसपा बनने के बाद, 4 सरकारें देखने के बाद, काशीराम आवास योजना का लाभ लेने के बाद, पट्टे लेने के बाद, नौकरियां पाने के बाद, लाखों लोगों को रोज़गार मिलने के बाद, आज के युवाओं में अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ जाति के नाम पे। तो इसलिए उनके अंदर वो गर्मी नहीं रही जी, जो गर्मी हमने उस ज़माने में जागृत जत्थे के लोगों को पिटते हुए देखा है। और उसके बाद उनका सर फटा हुआ है, फिर वो गा रहे हैं। झंडे को छुपा के जो आदमी ले जाते थे अपने झोले में, जब वो अपनी छत पे झंडा उन्होंने लगाया तो उन्होंने उनके आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मांगी गांव जो है कोरियों का गांव था, पासियों का गांव था। अनुसूचित जात में चमार भी जाति के बहुत कम लोग थे वहाँ, लेकिन ठाकुरों का गांव कहा जाता था। अच्छा। और उस गांव से ये मूवमेंट निकल गया, रुधौली की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो झंडा जब उनके छत पे लगा, जिसको छुपा के लेके जाना पड़ता था सामंतियों के डर से, हाँ जी, तो उस चीज़ को वही फील कर सकते थे। आज के युवा उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने महसूस किया कि बहुजन समाज पार्टी में सन 2002 के बाद कैडर कैंप बंद हो गए। 2002 का मैंने एक कैडर कैंप कवर किया है मायावती का, अम्बेडकर नगर से। अच्छा। और मैंने देखा है कि किस तरह से अनुशासन में बड़ा बड़ा पदाधिकारी जो उसने लाइन में खड़े होकर पास लिए थे उस कैडर कैंप में जाने के लिए, और मुझे भी पास बनवा के एक जुगाड़ से जाना पड़ा था उसके अच्छा। तो मैंने उसकी पूरे भाषण को सुना। तो जो बातें उसमें की जाती थी उसको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर होता उस समाज का तो फिर उसको छोड़ नहीं सकता था। आज युवाओं में वो चीज़ नहीं पहुंच रही है, उसकी कमी है। अब देखो ऐसा है कि अब ज़माना बदल गया है, अब हर चीज़ फास्ट हो गई है पवन। बिल्कुल, फास्ट इंटरनेट है, फास्ट ड्राइविंग है, फास्ट फूड है, सब कुछ, ज़िंदगी बहुत फास्ट है। बिल्कुल। अब का युवा फौरन पाना चाहता है। काशीराम या मायावती का जो मूवमेंट है, कह सकते हैं, ये मूवमेंट जो है ये 77-75 से शुरू हुआ। 84 में जाके बीएसपी बनी, 89 में खाता खुला, 91 में भी इनका परसेंटेज आधा वोट पड़ते बढ़ गया जब सबका घटा था। बिल्कुल, राम लहर में आधा % का विधायक तो एक कम हुआ, लेकिन आधा % वोट बढ़ गया। हम तो ये चीज़ जो है 93 में सरकार बन गई, मेरे मुलायम काशीराम का नारा आ गया। 95 में काशीराम ने उस सरकार को अपनी बना के मायावती को मुख्यमंत्री बना के मायावती की जो क्षमता थी उसको उसका मैसेज दे दिया। 96 आ गया, 67 सीटें जीत गई, 99 में 69 सीटें जीत गई, उसके बाद 99 सीटें जीत गई। हाँ। तो ये बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया और उसके बाद फिर बहुमत हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी का मुझे लगता है कि इस देश की इकलौती नेता मायावती हैं जिनको वोट मिले ना मिले पवन। लेकिन अगर मायावती को कोई गरियाता है तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है वो समाज। जी, मैंने अक्सर देखा इस बात। वो उनको वोट देता हो ना देता हो, लेकिन मायावती के खिलाफ, काशीराम के खिलाफ नहीं सुन सकते। तो ये एक फ़र्क है आज के युवा में और कल के बहुजन समाज पार्टी के संगठन के लोगों में। मैंने देखे हैं तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में MP MLA बन गए। मैं चाहूँगा आप कंटिन्यूस बात को अब रखिए, जो आप बता रहे थे जब कांशीराम साहब ने सरकार बनानी पहली बार। हाँ। उसके बाद क्या हुआ फिर? उस सरकार उन्होंने बनाई और उसके बाद सबको भागीदारी दे दी। हाँ। और उसकी भागीदारी का नतीजा ये हुआ कि लखनऊ का आदमी कभी सोच नहीं सकता था। और मुझे याद है रामविलास वाल्मीकि का वो भाषण जब रुधौली में उन्होंने दिया था कि पहले राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, और ऐसे छाती पे उन्होंने हाथ मार के कहा कि आज मेहतरानी का बेटा भी राजा है, और ये काशीराम के और बहुजन समाज पार्टी की देन है। उसके बाद जो हमारे यहाँ का जो धानुक मोहल्ला था, वहाँ मैंने उनकी दावत करवाई लोगों को। अच्छा। उसमें गए। और एक चीज़ और देखो कि जैसे पहले क्या होता था, अभी मैं चाय लाया। हाँ। तो दोनों एक तरह के कप थे। बिल्कुल। मैंने देखा है बाद में काशीराम के मूवमेंट के बाद बड़े बड़े नेता, उनका अपना कप अलग होता था। हाँ। वो ये बताते थे कि मैं तुम्हारे कप में चाय नहीं पीता। बिल्कुल। जो सामने बैठे हुए बड़े लोग आते थे, मैंने अपनी इन आँखों से मायावती के पैर छूते हुए तमाम बड़े बड़े ब्राह्मणों को देखा है।
बड़े बड़े छतरियों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को एयरपोर्ट पे मतलब ऐसे लाइन में लग के पैर छूते हुए देखा है जी। ये चीज़ जो थी बहुजन समाज के लोगों को, उनके अंदर वो आत्मसम्मान के लिए भी एसपी को वोट करते थे। बिल्कुल, उनको आत्मसम्मान को संतुष्टि मिलती थी। आज का युवा सोचता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने वो अपमान नहीं झेला था। जो अपमानित होकर आया था उसको अपने आत्मसम्मान की चिंता थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसा कर रहा था जी। इसने वो अपमान देखा नहीं। हाँ, कारण ये है कि आज की बसपा में और कल की बसपा में ये अंतर। आज एलेक्सा वाली हो गई। आज इलेक्शन वाली। हाँ, ये जो मुद्दा है। खैर, उसके बाद सर मैं ये बात जानना चाहूँगा, जो ग्राफ था, जो आपने जैसे बताया कि वोट्स बढ़े, सरकार बनी, सम्मान बढ़ा, उसके बाद अचानक ये जो गिरावट आई, क्या आकाश के अंदर वो क्रेडिबिलिटी आपको दिख रही है? देखिए पहली बात तो ये मैं कह दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मैंने जितना बीएसपी और मायावती को जाना है, मायावती आकाश को सौंप देंगी, मुझे इस पे संदेह। आकाश से मैं मिला हूँ, एक बार नहीं 2 बार मिला हूँ, और मैं बड़ी उससे कह सकता हूँ कि आकाश में आग है जी। और आज के समय में जिसमें आग होती है वही कुछ कर पाता है। लेकिन क्या आकाश को वो मौका मिलेगा कि उस आग को वो जला सकें? बिल्कुल। प्रभारी बना देना, तमाम राज्यों का प्रभारी बना देना, ठीक है बन गए, लेकिन आकाश आनंद जो हैं पूरा देश देखेंगे, लेकिन उनके जो वहाँ पे प्रभारी हैं वो टिकट अपनी मर्जी से बांटते रहेंगे, तो नतीजा क्या होगा? जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुआ, आकाश की मर्जी से टिकट नहीं बटे, टिकट बांटने वाले दूसरे लोग थे। बिल्कुल। हमारे चैनल ने तो उस पर एक एक टिकट पे बाकायदा उस पर क्या कहते हैं रिपोर्ट किया कि यहाँ पे ये दिक्कत, यहाँ पे ये दिक्कत, और वही हुआ जो हमने कहा था। हाँ हाँ। तो आकाश को अगर इस तरह से मिलती है जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है कि आकाश युवाओं को जोड़ने में सफल होंगे। क्योंकि आकाश और चंद्रशेखर रावण में फ़र्क ये है कि चंद्रशेखर आज के युवाओं पर मुकदमे लदवा सकते हैं, लेकिन उनको सही राह नहीं दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि आकाश आनंद वो हैं कि जो चूँकि पढ़े लिखे भी हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत उनका लिसनिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। वो आदमी 3 घंटे बैठ के सुन सकता है, आप बोलते रहिए। ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है जो मैंने आकाश आनंद में देखी। अच्छा, उस लिसनिंग पावर से कहते हैं एक अच्छा वक्ता अच्छा श्रोता होता है। मैंने देखा एक जब बहन जी ने जिम्मेदारी इनको दी, तो इनका ट्विटर हैंडल में देख रहा था, उससे पहले एक मतलब नॉर्मल था, मगर जब से उत्तराधिकारी की जो बात लोगों से सामने आई है, बहन जी ने अभी नहीं कहा है सर, मैं भी इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, मगर जो जिम्मेदारी आई है, उन्होंने एक अगले दिन एक ट्वीट डाला, एक फ़ोटो लगा के बहुत ही अच्छा ट्वीट डाला, इंस्पिरेशन के लिए बाबा साहब और मानवर साहब, फिर बहन जी को दिया। और आज जो उनका ट्विटर हैंडल है, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, उन्होंने सपा को भी नहीं छोड़ा, भाजपा को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, और रंगे हाथों वाले जिस पे उनको वो पूरी मिल रही है क्लियर पिक्चर, मतलब जो मुद्दे सही में हैं उस पर लगातार उन पर वो ट्वीट कर रहे हैं। कल मामा जी वाला ले लीजिए, उस पर भी उन्होंने सीधे धरा। तो क्या ये बदलाव दिख रहा है, एक ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुजन मूवमेंट का युवा में? नहीं, आकाश आनंद का वो ट्वीट अगर आप याद करें, मैं उससे सबसे फायर ट्वीट उसी को मानता हूँ जब लोकसभा के अंदर राशिद अल्वी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मूल्य और इस तरह की बातें कही थी। मुझे लगता है उससे फायर ट्वीट तो मैंने आज तक आकाश आनंद का नहीं देखा जी। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल डरा देने वाली भाषा थी। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आकाश ने कम से कम ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर टाइमलाइन पे तो अपनी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। अब लोकसभा चुनाव मुझे नहीं लगता है कि आकाश बहुत जल्दी में है। मेरे हिसाब से आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला नहीं है। वो 2027 के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास बहुत समय भी है, भी 24 साल उम्र है या 28 साल, 26 28 के आसपास, 28 के आसपास की उम्र का आदमी जो है उसके पास बहुत टाइम है जी। तो वो 27 के हिसाब से कर रहे हैं। और अगर बस जो उनका अपना अंदाज है उस अंदाज से अगर वो चलते हैं जैसा दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, एक चीज़ और मैं इन चीज़ों को तौल रहा हूँ इस वक्त। जब कांचीराम साहब मतलब समान हुए तो बहन जी ने कंटिन्यू फायर वर्क शुरू किया। अब बहन जी चीज़ों को देख रही हैं, क्योंकि बहन जी अब बड़ी नेता हैं, उनको हर चीज़ को देखना है। तो आकाश आनंद लगातार वो ट्वीट के माध्यम से, इसलिए क्योंकि आपने एक बात कही शुरुआत में, पिछले वीडियो में इन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया से ज़्यादा यूथ इनकरेज है, तो सोशल मीडिया के थ्रू लगातार वो अपनी बात लोगों से
टच कर रहे हैं। नहीं, कनेक्ट तो सोशल मीडिया से हो रहे हैं, लेकिन अगर आप जमीन पे भी देखिए ना, तो आकाश का कनेक्टिंग पावर आपको अलग दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। गले लगा लेना, महिलाओं के पैर छू लेना, बुजुर्गों के पैर छू लेना, बिल्कुल। बच्चे को गोद में उठा लेना, जी। इस तरह की चीजें जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। तो वो कनेक्टिंग पावर मायावती में नहीं है, ना मायावती ने वो किया है, क्योंकि मायावती ने एक ऐसे दूरी बना के रखी, वो उनकी यूएसपी है। हाँ। जिस दिन मायावती सड़क पे आ जाएंगी, सबके साथ खड़ी हो जाएंगी, उस दिन मायावती राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगी। मायावती की यूएसपी यह है कि वो बिल्कुल सामने नहीं आती। बिल्कुल। वो जिस दिन हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, सब उनके हेलीकॉप्टर के धूल को अपने माथे पे इसलिए लगा लेते हैं कि उनको लगता है आज देवी हमारे सामने आई। तो अगर देवी रोज रोज प्रकट होने लगेंगी, बिल्कुल तो देवी की यूएसपी खत्म हो जाएगी। ये एक्चुअली ये एक चीज ये भी है सर, मैंने जो देखा, जब एक बार बहन जी जा रही थी तो उनको रोक दिया गया था, उनकी गाड़ी को कहा गया कि आप गाड़ी से नहीं, तो पैदल जैसे, तो आसपास के गांव के लोग भड़ सब लोग आ गए, पूरा कस के माहौल बन गया। तो वो ये नहीं चाहती कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। नहीं, वो ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी समझ ये कहती है कि मायावती अगर सुलभ हो जाएंगी, तो मायावती की यूएसपी ही मायावती का सुलभ ना होना है। अगर वो रोजाना सब सामने आ गई, तो मायावती की वो खत्म हो जाएगी, जो उनका क्रेज बना हुआ है। अच्छा, आकाश आनंद को लोगों से रीच भी लेनी है, लोगों के पास भी जाना, कि अपने आप को दिखाना भी, क्योंकि एक व्यक्ति जो बाहर से पढ़ के आया, वो चाहता तो अपनी एक अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ बना रहा था, मगर उसने भाई आकाश आनंद की अपनी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जी, है, और वो उन्होंने लोन लेके शुरू की थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा, मैं उस दिन ऐसे सोशल मीडिया पे देख रहा था और कंपनी का प्रोफाइल देख रहा था, बड़ी कंपनी है, तो वो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वो जिस माहौल में पले हैं, वो माहौल जो है वो अम्बेडकर, शाहू, फुले, इस माहौल का से निकलते हैं, तो इसलिए वो पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा अंग्रेजी में पढ़ा, और जितना अच्छा लिटरेचर बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों के बारे में इंग्लिश में है, उतना अच्छा हिंदी में नहीं है। बिल्कुल। तो वो उससे पढ़ के आए हैं, तो उन्हें लगता है कि उस मोमेंट को उन्होंने पढ़ा है, तो इस हिसाब से वो चल रहे हैं। कि मुझे आकाश आनंद में 2027 के प्रति जो उनका भूमिका होगी, 24 के बाद वो तेज़ी से जब मैदान में आएंगे, तो बहुत कुछ बदलाव हो पाएंगे। हाँ, फिलहाल भी बदला देखा जा रहा है सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति बाहर से पढ़ के आया, चीज़ों को छोड़कर लगातार कनेक्ट कर रहा है लोगों से, इतना आसान नहीं होता है। और बहन जी का ये जो निर्णय है, इसके बाद बहन जी के लिए और भी पिक्चर आसान, जैसे आपने कहा किताबों का एक बोझ की बात कही थी, कई लोगों ने हमसे सवाल भी किया, पहले किताबों का बोझ बताइए किस चीज़ को कह रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है कि बहन जी ने जैसे ही चीज़ किया, तो और भी पिक्चर खुल के आ गई कि कौन पार्टी के साथ है और कौन लालच के साथ है। देखिए, आकाश हो या मायावती हो, खुद देखिए, मायावती को जब काशीराम ने बनाया था, तो एक राम समुच पासी हैं फैजाबाद के, बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत करीब थे काशीराम के। 1984 का लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे, आप सोच लीजिए कितने करीब रहे होंगे। राम समुच पासी का ये कहना था कि ये तो मेरा था, मायावती कैसे बना दी गई, मुझे होना चाहिए था उत्तराधिकारी। लेकिन अभी कुछ 2-4 महीने पहले कोई पदाधिकारी बीएसपी का मुझे बता रहा था कि राम समुच जी मुझे मिले और कहने लगा, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये फैसला सही था, अगर मुझे बनाया होता तो बीएसपी अब तक खत्म हो चुकी होती। अच्छा, तो ये है ना कि इतनी बड़ी पार्टी को आप किसी भी आदमी को सौंप दें, उस चीज़ को कोई हाईलाइट तो वो उसकी पहचान ही नहीं है। जैसे मायावती एक ब्रांड है, हाँ, काशीराम का ब्रांड था और काशीराम ने मायावती को इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए मायावती ब्रांड चला और मायावती फायर थी। तो आकाश आनंद मायावती का ब्रांड है, इसलिए आकाश आनंद अगर होंगे तभी बीएसपी बचेगी, वरना खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और इसके बाद वो जो मैंने बात एक पूछी थी आपसे कि जो पन्ने खुले, मतलब कई ऐसे लोग थे कि मुझे लगता था कि यूथ के नाम से, मैंने अक्सर देखा है जो बहुजन की नीतियां, जयप्रकाश है, जयप्रकाश नहीं सर, और भी 2-3 लोग। मैं जैसे मिसाल के तौर पर जयप्रकाश है, जयप्रकाश रामजी गौतम के साथ हुआ करते थे, कार्यालय में रखे गए, उसके बाद कार्यालय संभालने लगे, उसके बाद उनको मैंने देखा कि नहीं ये लड़का युवा है, ठीक है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद पहली मीटिंग में जब लखनऊ आए वो, तो ऐसा भाषण उन्होंने किया कि मैं शायद फेसबुक पे अगर उस जमाने के कोई तारीख वारीख हो उस तरफ से निकालोगे तो मिल जाएगा। मैंने कहा ये आदमी निकाल दिया जाएगा, और शाम को निकाल दिया। एक्चुअली उसका रीजन भी था ना सर, बहन जी को किसी महिला के बारे में अभद्र भाषा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, चाहे वो कोई हो। और सोनिया राहुल के बारे में जिस तरह की बातें उन्होंने की। और नहीं, एक चीज और बता दूंगा, कम लोग जानते हैं कि मायावती के सोनिया के बहुत अच्छे संबंध, बहुत,
वो दोनों लोगों के संबंधों के बारे में मतलब चर्चा तो बहुत नहीं होती है, लेकिन दोनों मायावती सोनिया का बहुत सम्मान करती हैं। वो गठबंधन वाला मामला जो भी है, मतलब नहीं, बिहार नहीं, जब पहली सरकार लालू की गिरी, अरे सॉरी केंद्र सरकार अटल बिहारी की गिरी, तो उसमें मायावती से सोनिया ने ही बात की थी। अच्छा। अर्जुन सिंह ने काशीराम से बात की थी जी। काशीराम को हेलीकॉप्टर पर भेजा गया, बिहार से वो दिल्ली आए, उसके बाद मायावती ने सोनिया, तो तब से ये करीबी है। एक वोट से जब अटल बिहारी की सरकार गिरी थी, तो वो ये कहानी तब से शुरू होती है। बिल्कुल। और मैं तो पवन, इसमें क्या है कि आमतौर पे लोग रटी रटाई लीक पे चलते हैं। बिल्कुल। और मेरा अपना मानना है कि जब तक आप पास नहीं किसी का देखोगे, आप आज के बारे में जानकारी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और आपने बहुत ही करीबी देखा, क्योंकि मैं अक्सर आपसे जब मिलता था तो कुछ बात आती थी, मगर कुछ लोग आपको हमेशा घेर लेते थे, तो ये बात क्लियर नहीं हो पाती। मैं शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में, पहली बार मैं अपने जो इस तरह की जानकारी ज़िंदगी में पहली बार मैंने कहीं शेयर की है। हाँ। वो भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे। मैंने तो राजपथ पे भी इसे शेयर नहीं किया। हाँ। कभी अपने लोगों से भी मैं ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन तमाम मेरे पुराने जानने वाले, पुराने साथी, मैंने एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक बार अभी बीच में फ़ोन करके मुझसे थोड़ी सी उसी अंदाज में बात करनी चाहिए थी जैसा वो किसी बहुजन हैंडल से कर सकते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप मेरे बारे में जानकारी पहले बसपा के बड़े नेताओं से कर लीजिए कि मैं क्या जानता हूँ, कितना जानता हूँ। हाँ। और मैंने उनको नाम लेके कहा कि मैं आप फला नेता का जब से झोला उठाते थे, मैं तब से आपको जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नाम नहीं, अभी भी नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, लेकिन मैंने उनके जनपद का नाम लिया, उसके बाद जनपद से बसपा से निष्कासित हो चुके एक नेता का नाम लिया, जिनका एक ज़माने में मायावती की सरकार में बड़ा जलवा और जलजला हुआ करता था। और मैंने कहा जब आप उनका झोला उठाते थे, मैं तब से आपको जानता हूँ। ये बड़ी बात है सर, आपने अक्सर इन बातों को रखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 24 के चुनाव में फेरबदल दिख रहा है, सैयद कासिम सर ने बहुत ही बाखूबी इस वीडियो में बताया है। 24 के चुनाव में कैसे देखते हैं बसपा? देखिए, 24 के चुनाव में बसपा एक बड़ा फैक्टर है, इसकी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि मोदी को जिस तरह से मीडिया ने जहाँ पे पहुँचा दिया, वहाँ के बाद मोदी एक अजेय दिखाई दे रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास लगभग 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ वोट है पूरे देश में, वो एक बड़ी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उन लोगों के लिए जो मोदी को हराना चाहते हैं। अब मोदी को हराने के लिए बसपा ज़रूरी है, बसपा के बिना मोदी हार नहीं सकते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसी में बसपा को भी निपटा दो। मोदी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमारे राज्यों के चुनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में तो हमको सरकार बनानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये तीसरा चुनाव है। कांग्रेस इस चीज़ को देख रही है कि अगर तीसरे चुनाव में भी मोदी को नहीं हटा पाए तो फिर कांग्रेस जो है फिर सिर्फ इतिहास हो जाएगी, इतिहास के पन्नों में पढ़ाई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं, तो इतिहास में नाम भी नहीं रहेगा, तो मतलब इतिहास में भी नहीं बचेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, 4 स्टेट मिला के, हरियाणा, 5 स्टेट मिला के एक सांसद था सिर्फ कांग्रेस के पास, सिर्फ एक सांसद। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से कमलनाथ का बेटा जीता था। बिल्कुल। तो जब 5 और 6 स्टेट में 0 रही कांग्रेस, और इन राज्यों में अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाने के बाद कांग्रेस 0 की जगह 15 पहुंच रही है, 20 पहुंच रही है या 18 पहुंच रही है, चाहे बीएसपी को 5-7 सीट देनी भी पड़ जाए, तो जहाँ 0 थी अगर हम 10 दे देने, हमारे सिर पर फर्क क्या पड़ रहा है? कांग्रेस ने इस लाइन पे सोचना शुरू कर दिया। और मायावती के अलायंस में जाने के बाद देश के दलितों को ये लग सकता है कि 2024 में शायद वो तारीख छुपी हो जिस तारीख में इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित हो सकता है। ये एक सोशल मीडिया से ये चीज़ चली जाएगी, ट्विटर ट्रेंड कर जाएगा कि मायावती देश की प्रधानमंत्री हो सकती है। बिल्कुल। तो जो आपके 6% वोट है पूरे देश में, वो 8% दिखाई देगा। बिल्कुल। और मोदी और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है वो 4% वोट की है। ये भरपाई सिर्फ मायावती कर सकती है, ना अखिलेश कर सकते हैं, ना ममता कर सकते हैं। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। अब तो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी कर्नाटक के चुनाव के बाद नहीं रही, लेकिन अभी चूंकि उसमें है अभी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होना और चीज़ है। एक वोट का ट्रांसफरेबल होना, ये मायावती की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके पास जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, वो अपने वोट को ट्रांसफर करा सकती हैं। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। 2014 में बीएसपी के 0 सांसद हुए, अखिलेश यादव के 5 सांसद हुए। अखिलेश और मायावती का वोट बैंक बराबर था, बराबर वोट। और उसके बाद अखिलेश के क्या कहते हैं 5 सांसद जीत गए, मायावती 0 नहीं।
लेकिन वो 5 सांसद जो समाजवादी पार्टी के जीते थे उसमें मुलायम सिंह थे, अखिलेश थे, धर्मेंद्र थे, डिम्पल थी और अक्षय थे। जी। पांचों मुलायम सिंह परिवार के लोग थे, 5 के 5। सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमान, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं था। जी। और बीजेपी ने मुस्लिम जो बेल्ट है, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, मेरठ, सहारनपुर, जी। शामली और कैराना, और उसके बाद ये आपके बिजनौर, और उसके बाद नगीना, ये मुस्लिम बेल्ट है। यहाँ 40% से ऊपर मुसलमान हैं। जी। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली 2014 में, और एक भी मुसलमान सांसद नहीं हुआ। बिल्कुल। 2019 में बसपा का अलायंस हो गया समाजवादी पार्टी से। अब की भी समाजवादी पार्टी के 5 एमपी जीते, लेकिन इस 5 में 3 मुसलमान जीते। हाँ, उसी संभल पे शफीर रहमान मतलब गए, उसी रामपुर। इन्होंने इस बार मुस्लिमों को मौका दिया। मुस्लिम को मौका तब की भी दिया था। मुस्लिम के पास कॉम्बिनेशन का वोट नहीं था, यादव मुसलमान नहीं जीता पाया। ओके। उससे पहले भी मुसलमानों को टिकट था। आपके दलित जो कॉम्बिनेशन है, दलित कॉम्बिनेशन से 3 मुसलमान समाजवादी पार्टी का जीत गया, बिल्कुल, और 3 मुसलमान बसपा से जीत गए, 6 मुसलमान सांसद में पहुंच गए। तो ये जो है, ये चीज बहुजन समाज पार्टी के पास ही है कि मुसलमान भी सांसद बना सकती है। दूसरी पार्टियों में ये चीज नहीं है, और उसका सबूत 14 और 19 है। मतलब वाईएम की जगह अब डीएम की लड़ाई होने लगी। नहीं, पहले भी था। वाई एम के साथ नहीं जाता है। हाँ, एम वाई के साथ जाता है, अच्छा, लेकिन वाई एम के साथ नहीं जाता है। जैसे अरशद खान जौनपुर, समाजवादी पार्टी का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, आ रहे हैं, अखिलेश का नारा है। अरशद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यादव जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से। रुदौली हमारी विधानसभा, अब्बास अली जैदी रुशदी सपा के विधायक हैं, 2 बार जीत गए। तीसरी बार रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से आए, अब्बास अली जैदी रुशदी हार गए। ये सबूत है, मैं दावा बगैर दलील के नहीं करता। बिल्कुल, आपका चैनल भी ये बात नहीं करता। हाँ बिल्कुल, मैं दलील के साथ बात करता हूँ। समझने वाले समझ गए लड़ाई कहाँ की है और कैसे जीती जा सकती है। तो वो कांग्रेस इस बात को समझ रही है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात पे चिंतन कर चुकी है, और मुझे लगता है कि गठबंधन जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल है। फाइनल किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है, 15 को हो या आचार संहिता 2.0 कभी भी हो सकता है। 2.0 तो एक अलग चीज है। 2.0 तो जो है इसके भविष्य की तैयारी हो रही है। इसकी कहानी मैं तुमको जब हमारा लाइव बंद होगा तब मैं बताऊंगा, जो 2.0 कहाँ से कहाँ तक आ गया और उसका उसके पीछे क्या था। लेकिन 2.0 नहीं, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में है। बसपा के साथ भी यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना जो इमारत है वो जब नीचे गिर चुकी होगी तो उस पर एक एक ईंटें जोड़ना, मेरे ख्याल से आकाश आनंद भी मायावती की उम्र तक पहुंच जाएंगे, तब वो पहुंच पाएंगे वहां तक, और मायावती ऐसा नहीं चाहेंगे। काफ़ी कोशिश चाहिए कि कासिम सर को खोल सकें, उनकी भी किताब हम खोल सकें, और उन्होंने हमारे चैनल पे खोला है। शायद गौरव भाई नाराज़ हो जाए कि हम कम कर पाते हैं, आप पूरी किताब खुलवाने लगते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत तुम्हारे चैनल को शुभकामनाएं हमारी, और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सर।